जय हिंद। कल हम लोग पढ़ रहे थे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी को आज विस्तार से आगे बढ़ाएंगे और आज लगभग समाप्ति कर देंगे। पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक चुनाव प्रणाली अपनाई गई, महिलाओं को भी मतदान का वरीयता दिया गया, सांप्रदायिक तय के आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिख को भी लागू किया गया, सिखों के लिए भी। इस अधिनियम को प्रांतीय और द्वैध शासन पद्धति के अपनाया गया था, जिसमें जन्मजात लियोनस कार्टियस था। जी देखिए, प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो कार्टियस है। इससे पूछ देता है कि जन्मदाता कौन है? लियोनस कार्टियस। ठीक है। सिर्फ 8 प्रांत को लागू किया गया था। इसमें आरक्षित एवं अनारक्षित शक्तियों को विभाजन किया गया था। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास थे, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, सिंचाई, पेंशन आदि। कहा जाता है आरक्षित विषय किसके पास थे? तो गवर्नर जनरल के पास। जबकि हस्तांतरित या अनारक्षित विषय जो थे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि। ये विधान परिषद के पास में था। ठीक है, ये सब तीनों बातें। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन किया गया है, प्रावधान किया गया था। सचिव महान लेखा परीक्षण की नीति का अधिकार किया गया था इसमें। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था। उसे उच्च सदन और निम्न सदन कहा गया था, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, सेम उसी तरह से। कार्यकारी परिषद के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। देखिए, कार्यकारी परिषद, देखिए अभी आपके पास कितना 3 परिषद है। कौन सा? तो पहला विधायिका, विधायी शक्ति है एक। दूसरा क्या है? कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका। ठीक है। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। और चौथा क्या है? प्रेस, जिसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है। समझे? तो प्रेस है। तो ये 3 पर का 4 है। तो इसी तरह से जो कार्यपालिका था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी था। गृह न्यायपालिका दोनों से स्वतंत्र है। गृह शासन 1919 ईस्वी में, गृह शासन कहा जाता है होम रूल को। 1919 ईस्वी में भारत सचिव के भारतीय प्रशासन संबंधी शक्तियों में से तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, किंतु उस पर संसद का नियंत्रण बढ़ गया। भारत सचिव तथा उसके विभाग पर होने वाले ब्रिटिश खर्च संसद के स्वीकृति धन से नहीं होने लगा। इसमें इंडिया ऑफिस का प्रशासनिक सीधे संसद के नियंत्रण में आ गया। अब इसकी भी ब्रिटिश सरकार के अन्य विभागों की शक्तियां आलोचना हो सकती थी। साइमन कमीशन, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वित करने के लिए, मतलब कार्य के संचालन करने के लिए 10 वर्ष के बाद भारत में उत्तराधिकारी शासन के प्रगति की जांच करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति किया गया। देखिए, 10 वर्ष के बाद एक नियुक्ति किया गया आयुक्त को, उसका नाम था साइमन कमीशन। ये 1921 ईस्वी में लागू किया गया भारतीय, इसलिए आयोग की नियुक्ति 1931 में होनी चाहिए थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में एक कमीशन नियुक्त कर देता है। ठीक है। यह भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को घोषणा की थी कि हाउस ऑफ कॉमन दल के सदस्य सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन शीघ्र ही भारत आने वाले हैं, इस तरह से घोषणा कर दिया था। कमीशन को यह कार्य सौंपा गया कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसी चल रही है। समझे? ये बात सौंपने के लिए गया था, कमीशन को काम दिया गया था, जिसे हम लोग साइमन कमीशन गो बैक करके लाला लाजपत राय किए थे और उसमें मारे भी गए थे उन्होंने। तो कैसे चल रही है जिसके लिए? अब बताइए कि यही बात हुई कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया। संस्था कहाँ तक ठीक कार्य कर रही है, राजनीतिक चेतना का कहाँ तक विकास हुआ है, उत्तरदायी शासक को किस रूप में अपनाया जाए। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों को असाधारण असंतोष था। इसलिए अभिप्राय यह था कि भारतीयों को अपना भावी संविधान बनाने का कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं है। साइमन कमीशन जहां भी गया वहां काले झंडे, हड़ताल या प्रदर्शन से इसकी स्वागत किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारा लगाए गए। साइमन कमीशन विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी का विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय की पुलिस की पिटाई से
मृत्यु हो गई। देखिए, जब साइमन आता था तो उसके विरोध करते थे लोग, तो भारतीय प्रशासन को क्या लगा कि हमारा प्रशासन कैसा चल रहा है, खराब है, ये सोचेगा, इसलिए उन लोगों पुलिस बल का प्रयोग किया शांत करने के लिए। उसमें लाला लाजपत राय जी को मार दिया गया लाठी के डंडे से, चोट से। नेहरू रिपोर्ट, भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन की चुनौती स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में, देखिए 28 फरवरी भी है 1928 भी है, दिल्ली में डॉक्टर M.K. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई। M.K. अंसारी जी थे, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, सब लोग आके बैठते हैं उस सम्मेलन में। 19 मई 1928 को अंसारी ने सभापति में मुंबई सम्मेलन बैठक हुई, अंसारी के सभापति में, ठीक है, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारत विधान सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जाएगी। 1 जुलाई 1928 ईस्वी तक अपनी रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है, 1 जुलाई को दे देंगे। बट होता देखिए क्या है, इस समिति में तेज बहादुर सुप्रो, सर अली इमाम, श्री M.S. अड्डे, सरदार मंगल सिंह, शोएब कुरैशी जी, R. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस समिति सम्मिलित थे। देख रहे हैं ना दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस सम्मिलित थे। समिति ने सर्वसहमति से अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। ये समिति सर्वसम्मति, 3-4 जो व्यक्ति थे उन लोग मिलकर एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। इस पर प्रथम बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को रख दिया। जैसी नेहरू रिपोर्ट आता है तो अली जिन्ना को लगा मेरा तो बात ही नहीं हुआ इसमें। अली जिन्ना को हमेशा लग रहा था कोई भी बात हो रहा था, अली जिन्ना का पाकिस्तान, क्योंकि वह चाहता था कि प्रधानमंत्री बने और उसको भारत में रहते तो संभव नहीं था, तो सोचा एक अलग देश ले लेंगे तो वहाँ तो प्रधानमंत्री निश्चित बन जाएंगे, इसीलिए उसने इस तरह से कार्य किया था। ऐसा कितनी पुस्तक में लिखा गया है। 1 अगस्त 1928 ईस्वी के लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया। इसे कुछ मामूली संशोधन सहित तैयार कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में संशोधन के लिए इसे 14 सूत्री प्रस्तुत किए गए थे। देखिए, इसमें 14 सूत्री प्रस्तुत भी किए गए थे। 1935 के शासन अधिनियम अब आता है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट की जब तो तैयार तो 1928 ईस्वी में कर दिया गया, परंतु जब लाहौर अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में, तो इसी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रद्द कर दिया जाता है। तो ये पिता के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट पुत्र द्वारा रद्द कर दिया गया। आगे पढ़ेंगे इसको। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1930, 31, 32 ईस्वी में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसके आधार पर 1932 में एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, मतलब व्हाइट लेटर। श्वेत पत्र में सुझाव को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का निर्णय लिया गया। इस अधिनियम द्वारा बहुत लंबा और जटिल था। इसे 451 धाराएं और 15 परिशिष्टियाँ थी। इन अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम के प्रांतों के द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नर के विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र के उत्तराधिकारी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। संघीय सूची में अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय, प्रांतीय सूची में एक स्थानीय महत्व के 54 विषय एवं समवर्ती सूची में 26 विषय दिए गए। देखिए, उस समय के संविधान में कितने विषय थे, तो 59, 54, 26। किसमें? संघ में 59 थे और राज्य में कितने थे, 54, और समवर्ती सूची में कितने थे, तो 26 थे। संघीय सूची के विषय पर संघीय व्यवस्था और प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय व्यवस्था कानून लागू किया गया था। और उस समय जो था, इनमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग, ये वर्तमान भारतीय संविधान का इसका 70% प्रभाव पड़ा था। ये जो 1935 शासन अधिनियम है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ एवं प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन हो गया, लोकसभा राज्यसभा केंद्र में चला गया और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में भी किया जा सकती थी।
इसके विरुद्ध, जैसे मान लीजिए अब नहीं सुन रहा है, न्यायालय गलत फैसला दिया है, तो प्रीवी काउंसिल में इसकी अपील की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 को न्यायालय ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। इसे 3 प्रकार के अधिकारिता प्राप्त थी: प्रारंभिक अपील एवं परामर्शदायी। देखिए, प्रारंभिक था, अपीलीय था, परामर्शदायी था। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची की विषय बनाई गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने पर विचार था, जिसे 11 ब्रिटिश, 6 चीफ कमिश्नर तथा देसी रियासतों में शामिल बनाया गया था। लेकिन देसी रियासतों इसमें शामिल नहीं हुए और ये मूर्त रूप नहीं ले सका। देखिए, देसी रियासत शामिल ही नहीं हुई थी, ये कानून बन ही नहीं पाया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें एंग्लो इंडिया, ईसाई एवं हरिजन को भी शामिल किया गया। एंग्लो इंडिया कहा जाता है ऐसे व्यक्ति जिसका माता या पिता भारत से बाहर के देश को हो। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में विजय होकर सरकार बनाई। 28 माह पश्चात कांग्रेस ने सभी विधान परिषदों को अक्टूबर 1939 से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल कर लिया गया था। कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र देने जाने के बाद पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस जैसे दिया इसमें इस्तीफा पत्र, तो मुस्लिम लीग ने इसमें क्या मनाया? तो मुस्लिम लीग ने इसमें मनाया स्वतंत्रता पत्र। अब देखिए, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के महत्वपूर्ण कार्य। क्लाइव गवर्नर था। 1557 से लेके 1757 से 1760 ईस्वी तक चला। 1765 से लेकर 1767 ईस्वी। क्लाइव 2 बार आए थे। प्रथम बार जब आया था तो 1757 से 60 तक रहा। दूसरा बार जब 65 से आया तो फिर 67 तक रहा। अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल के बादशाह शाह आलम 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। बंगाल में द्वैध शासन कर्मचारी द्वारा उपहार लेने और पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट की स्थापना किया गया। वारेन हेस्टिंग्स आता है 1772 से 1785 ईस्वी में। बंगाल को द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। कहा कि बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली है खत्म हो जाएगा। और 1772 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के शासनकाल में होता है। द्वितीय मैसूर होता है इसी के शासनकाल में। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है इसी के शासनकाल में। उच्च न्यायालय की स्थापना होता है इसी के शासनकाल में। अब पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। भारत में 5 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना। दस्तर के उपयोग सब का प्रतिबंध लगाना। ये जो दस्तर का उपयोग का प्रतिबंध लगाना, ये सब काम होता है वारेन हेस्टिंग्स के काम में। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्य में कितने कार्य हुए? तो प्रथम तो वे लड़ गया कौन सा? मराठा के साथ। दूसरा मैसूर के साथ लड़ गया। ये लड़ाकू आदमी था ये। और रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ हेस्टिंग्स के काल में। अब कर्नवालिस आता है हेस्टिंग्स के बाद 1786 से 93 ईस्वी में। ये चलता है तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध। ये भी आया जैसे मैसूर युद्ध लड़ा। फिर अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत कर दिया। 1793 में भारतीय नागरिक सेवा का जनक, न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कर्नवालिस संहिता 1793 में। देखिए, कर्नवालिस संहिता, समझे नहीं होता जय संहिता, ऐसे कर्नवालिस संहिता लगाया। सर जॉन शोर बेचारे ज़्यादा दिन रहे नहीं, 93 से 98 तक रहे थे, लेकिन ये शांत व्यक्ति कोई काम नहीं किया। चार्टर एक्ट पारित किया। देसी राज्य की प्रांतीय तटस्थ की नीति अपनाई। देसी राज्य और प्रांतीय तटस्थ नीति ने अपनाई। वह आता है वेलजली 98 से लेकर 1805 ईस्वी में। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम साम्राज्य था ये। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध लड़ गया, चौथा वाला इसी के साथ लड़ा। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध लड़ गया, दूसरा मराठा के साथ लड़ा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि, सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। हैदराबाद को 1798, मैसूर को 1799, तंजौर को 1799, अवध को 1801, मराठा को 1802, भोसले को 1803। इस तरह से इसने शासन किया।
इस सहायक संधि के द्वारा मिलाया। सहायक संधि क्या था? सहायक संधि यह था, पूछ देगा सहायक संधि क्या है। सहायक संधि यह था कि राजा महाराजा के खर्चा पर अपनी सेना को पालना या फिर अपने सेना को वर्चस्व को बढ़ावा देना, यही था। भारत के गवर्नर जनरल, अब देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर, अब गवर्नर से बना गवर्नर जनरल। कब? 1828 से लेकर 1833, 1833 ईस्वी के बीच में। इसमें देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति। पूछता है कि सती प्रथा कब हुआ, किसके शासनकाल में थे? विलियम बेंटिक था उस समय, ठीक है। ठगी प्रथा विलियम बेंटिक, नरबली प्रथा विलियम बेंटिक। नरबली प्रथा जब समाप्त हुआ था तो एक जनजाति था जिसने विद्रोह किया था उड़ीसा में, कि नरबली समाप्त नहीं होना चाहिए। कौन सा जनजाति है आप बताओगे? 1833 का चार्टर अधिनियम, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हो गई। चार्ल्स मेडकॉफ आया है 1835 से लेकर 1836, एक साल तक रहा बेचारा। समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाया, ऐसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखो समाचार पत्र पर इसमें रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया गया था, इस पर लगा दिया गया था वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस पारित किया गया था। इसके तहत था कि कोई भी समाचार पत्र स्वतंत्र रूप से समाचार नहीं छाप सकता है, और अपने क्षेत्रीय भाषा में तो बिल्कुल नहीं छाप सकता है, अंग्रेजी में छापना पड़ेगा। तो मेडकॉफ जी आए 35 से 36 में, इन्होंने कहे कि समाचार को स्वतंत्र किया जाए, स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। आपसे लॉर्ड एलन बरो, अब देखिए अपना ब्रो आता है 1842 से आता है 44 में, 4 साल के 2 साल के शासन करता है। ब्रो को ज़्यादा मौका मिला नहीं। और जॉर्ज 1847 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया। सिंध जो था ना उसको अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया। एलन ब्रो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति पर का काल था। ये देखो कुशल, ये आक्रमण नहीं करता था, ऐसा व्यक्ति था, शांत था एलन ब्रो। लॉर्ड हार्डिंग आता है 44 से 56 तक रहता है, मस्त शासन कर लिया इसने। एंग्लो सिख युद्ध होता है 1845 से 46 में, लाहौर पर अंग्रेज का कब्जा, नरबली पर प्रतिबंध लग जाता है। देखो अभी हम लोग पढ़े थे नरबली पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक के शासनकाल में लगा है, लेकिन हार्डिंग ने पूर्णतः नरबली खत्म कर देता है, समझे। लॉर्ड हार्डिंग क्या था कि उसमें एक जनजाति था खोंड जनजाति जो था वो नरबली प्रथा का विरोध किया था। उसका कहना था कि नरबली प्रथा होना चाहिए, लेकिन हार्डिंग के समय में ये भी विरोध खत्म हो जाता है, पूर्णतः बंद हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग, अब हार्डिंग आते हैं 1848 ईस्वी में, साहब जी आए 1848 में, 48 से 56 तक इन्होंने रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय अंगल सिख युद्ध होता है और 4859 और 29 मार्च 1949 को अंग्रेजी राज्य में विलय द्वितीय अंगल बर्मा। 1850 के सिद्धांत व्यापकता के सिद्धांत की शुरुआत हो जाती है। कौन? डलहौजी। व्यापकता क्या है? तो हड़पने की सिद्धांत हो जाती है। इसमें कहा गया था कि जो राज्य में कोई नहीं है उसका मैं हूँ और मैं हड़प लूँगा। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दिया गया। कहा कर्नाटक के कोई नवाब नहीं है और तंजौर के कोई राजा नहीं है। 1853 ईस्वी में कुशासन के आरोप लगाकर अवध को 1856 में तथा अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराड़ 1853 में। देखिए ये बराड़ के बारे में चर्चा किताब में बहुत कम मिलती है। तो बराड़ को 1853 ईस्वी में कहा कि अधिक कर्जा ले लिया है, इतना कर्जा नहीं लेना चाहिए आरोप में। प्रथम रेलवे लाइन भी बनी थी 1853 ईस्वी में। सर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति का डिस्पैच किया गया था। यहाँ देखिए चार्ल्स वुड ने शिक्षा नीति लाया था 1853 में, उसको विस्तार किया गया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का महत्व ज़्यादा दिया गया था। संथाल विद्रोह होता है 1856 में। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत होती है। तार जो होता है ना टेलीग्राम सेवा, टेलीग्राम ने टेलीग्राफ 1852 ईस्वी में होती है। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। राज्य कौन कौन थे तो देखते हैं। सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर 1849, बाधता 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना
अब देखिए यहाँ से गवर्नर जनरल भी खत्म हो गया। पहले गवर्नर आया, फिर गवर्नर जनरल आया। अब गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल के बाद अंत होता है। अब साहब आ जाते हैं वायसराय। वायसराय क्या हो गया भाई? तो वायसराय देखिए क्या होता है कि अब 1857 की क्रांति हो चुका है, इसके बाद ही वायसराय बनता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अब वायसराय आ गए। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय की नियुक्ति होती है। देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था? क्या था ना कि गवर्नर जनरल बनते आ रहा है, उसमें कहा कि भाई अब गवर्नर जनरल कोई नहीं रहेगा, अब वायसराय हो गया और तुम ही वायसराय भी हो। 57 का विद्रोह, 56 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 58 का एक्ट महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित कर दी जाती है। देखो 58 में जाके कहता है कि महारानी विक्टोरिया जो है भारत की सामग्री है, समझे, भारतीय है वो। घोषित मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना और 1857 की भारतीय दंड संहिता 1858, ठीक है, सिविल दंड संहिता 1859 और 1861 के प्रांतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। देखिए स्थापना कब किया गया है? 1861 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता में हो गया, मुंबई में हो गया, मद्रास में हो गया, तीनों जगह एक एक उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी तक रहते हैं। ये प्रसिद्ध अहस्तक्षेप नीति, यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित, बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहर की निर्माण करवाया। देखो पूछता है कि शुरुआत रेलवे का किस में हुआ? तो डलहौजी। तार की शुरुआत किस में हुआ? डलहौजी। लेकिन कहेगा कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार किसने किया है? तो यही महाशय हैं। कौन? लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, लॉरेंस जी हैं, सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार किया है इसने। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? प्रारंभ 1865 में भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी यही शुरू किया गया था। टेलीग्राफ कौन? लॉरेंस महोदय। लॉर्ड मायो 1869 से लेकर 72 ईस्वी में भारत में वित्त एवं विकेंद्रीयकरण, भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। अजमेर में मयो कॉलेज, लॉर्ड देखो मयो कॉलेज कहाँ बना था? अजमेर में बना, स्थापना किया गया। यह अफगान द्वारा कार्यकाल के दौरान अंडमान में हत्या हो गई थी। अब देखिए इनका जो हत्या है अफगानों ने अंडमान निकोबार में कर दिया है। मयो बहुत अच्छा लड़का था, काम बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अफगान लोग को खटक रहा था, इसीलिए इसने अंडमान जब घूमने गया था, तो अंडमान जब कार्यकाल के दौरान ही गया था, तो उसी समय एक अफगानी आदमी ने इसको चाकू मारकर हत्या कर देता है, चाकू से हत्या कर देता है। ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, देखिए ये नॉर्थब्रुक है, किताब है, 72 से लेकर 76 तक, मतलब मात्र 4 साल शासन किया है। प्रिंस ऑफ वेल, देखो राजा महाराजा की कहानी सुना रहा है ना। एडवर्ड थर्ड भारत आए थे इसी के समय में। स्वेज नहर का खोला जाना इसी के काल में हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन 1872, समझे। कूका आंदोलन जो है राम सिंह कूका करते हैं, भगवान राम सिंह कहते हैं उसको, कूका करते हैं, कूका आंदोलन। और अकाल 1873 ईस्वी में अकाल पड़ जाता है। देखिए बुक जैसे आया अकाल पड़ गया, अकाल पड़ता है, बहुत भयानक अकाल तक। देखिए अब अकाल आयोग की स्थापना भी होगा आगे। लिटन 1876 से 1880 ईस्वी के बीच में आता है। दक्कन में भीषण अकाल पड़ा हुआ था 76 से 78 ईस्वी में। रिचर्ड जो था, रिचर्ड की अध्यक्षता में एक, समझे, अकाल आयोग की स्थापना किया जाता है 1878 में। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है 77 में। अकाल पड़ा था, भव्य दरबार था। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सौंपा जा रहा था। प्रसिद्ध वर्नाकुलर एक्ट, पेरिस एक्ट तथा इंडियन आर्म एक्ट 1878 वैधानिक जनपद सेवा में शामिल कर लिया गया। होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई। और द्वितीय अंगल अफगान युद्ध 1878। देखिए क्या कर रहा है ना, वैधानिक सेवा जनपद जो शामिल किया गया था, यूपीएससी की जो परीक्षा हो रहा था 1978 में, तो उसमें क्या कर दिया गया कि 21 वर्ष से घटाकर आयु 19 वर्ष कर दिया गया। कहा कि अब 19 वर्ष न्यूनतम आयु होगी, पहले 21 वर्ष था। रिपन आता है 1880 से 84।
प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाता है इसमें। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की देखिए हंटर आयोग है, एक हंटर कमीशन है, तो हंटर आयोग की नियुक्ति किया जाता है स्कूली शिक्षा के लिए 1882 में। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल इसी के समय में आता है। विवाद होता है 1885 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में होता है। ये प्रत्येक 10वें वर्ष करवाए जाने वाला योजना था एक जनगणना। इसकी शुरुआत करते हैं रिपन जो है पहली बार जनगणना की शुरुआत करते हैं 1882 ईस्वी में, समझे। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी में हूँ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखो राष्ट्रीय कांग्रेस अब बनता है, उस समय तक कांग्रेस बना हुआ था, टूटा फूटा कांग्रेस चल ही रहा था। अब देखिए डफरिन आता है और ये बनाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब बताइए ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब क्या था कि कोई जाके बात रख रहा है अलग अलग प्रतिनिधित्व, इसमें कहा कि ऐसा सुनेगा नहीं, आप लोग एक कमेटी बनाओ और एक आदमी आके बात करो हमसे। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाया 85 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 85 से 88 में। बंगाल कृषक अधिनियम पारित हो जाता है 85 में। लॉर्ड कर्जा के जन था ये 1899 से 1905 ईस्वी में होता है। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों के देखरेख के लिए, देखिए अभी अकाल पड़ा था ना, तो इसीलिए इसको देखरेख के लिए नियुक्ति किए गए। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी का। लोक सेवा आयोग मंडल का गठन और 1905 का सर डब्ल्यू फ्रिज की अध्यक्षता में पुलिस आयोग के गठन किया गया। 1902 में अकाल तख्त का गठन। 1900 में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना। 1902 में प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम। बंगाल विभाजन 1905। सिंचाई आयोग की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिए अगले में विस्तार करेंगे। आज समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।